नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम आपको नई नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं, उनके बारे में जानकारियां हासिल करवाते हैं ताकि आप लोग उनसे रूबरू हो सके और वो लोग भी आपके बारे में जान सकें। आज हम जिन शख्स से आपको मुलाकात करवा रहे हैं उनका नाम है रमन सागवान। रमन सागवान जी श्री सत्यप्रकाश जी सागवान की धर्मपत्नी है। और आपको बता दें कि सत्यप्रकाश जी पैरा ओलंपिक के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या कहेंगी आप भी एक राजनीतिक परिवार से जो है संबंध भी रखती हैं। आप राजनीतिक परिवार में जब से आए और अब की राजनीति में क्या अंतर मानते हो? बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले जैसी राजनीति नहीं रही। पहले लोग नेताओं पे विश्वास करते थे और नेता भी लोगों पे विश्वास करते थे। अब लोगों का नेताओं के ऊपर से भी विश्वास उठता जा रहा है। उसका कारण है कि आज की राजनीति में पैसा हैवी है। उसके कारण मतलब लोगों के विचार बदल चुके हैं नेताओं के बारे में। जो चौधरी बंसीलाल जी जैसे नेता अब नहीं हैं। वो बहुत अच्छे नेता थे। उनको कोई पैसे का लालच नहीं था और वो काम के प्रति बहुत मतलब हमेशा काम करने पे वो लगे रहते थे। मैं हरियाणा को कैसे आगे बढ़ाऊं, हरियाणा को मैं कहाँ ले जाऊं। और उन्होंने हरियाणा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और उनको हरियाणा का निर्माता माना जाता है, चौधरी बंसीलाल जी को। आपकी नज़र के अंदर निष्ठावान राजनेता कौन हुआ है जिसने हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा विकास करवाया? क्योंकि आपने सभी राजनेताओं को बिल्कुल नज़दीक से देखा है, उनके काम को भी देखा है। सबसे पहले तो चौधरी बंसीलाल जी थे, फिर किसानों के लिए चौधरी देवीलाल जी ने भी काम किया। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के लिए बहुत काम किया। वर्तमान सरकार की अगर अपन बात करें, 10 साल से राजनीति के अंदर जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने जिस प्रकार से जो काम किए हैं, वो किस प्रकार के काम को, उनके काम को आप किस तरह से देखती हैं? जो वर्तमान सरकार है उसने इतना अच्छा काम नहीं किया जो हमारे पुराने लीडर्स ने किया था। और खट्टर साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। 5 साल तो उनको सीखने में ही लग गई। हाँ, और उस हिसाब से वो हरियाणा को टैकल नहीं कर पाए। पैरा ओलंपिक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है आपके पति। किस तरह से उस खेल को बढ़ावा मिलेगा? किस प्रकार से जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, हमारे देश का नाम रोशन कर पाएंगे? बताया जाता है कि आप भी जो है उनको बार बार कहती हैं कि खिलाड़ियों को मजबूती से आगे बढ़वाओ ताकि हमारे देश का नाम भी हो। मेरे पति सत्यप्रकाश सांगवान दूसरी बार भारत पैरा ओलंपिक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। उससे पहले भी थे। जो भी बच्चे उनसे हेल्प मांगते हैं वो उन बच्चों की हेल्प करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, पैसे से उनकी हेल्प करते हैं। और जो सुमित अंटिल है उसको सांगवान साहब ने फिनलैंड पे ट्रेनिंग पे भेजा और अपने पैसों से, और वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाया। पुरानी बातों की अगर बात की जाए, किस नेता की बातें आपको याद है, ऐसी ऐसी बातें कि जो और ज़माने को और जनता को काफ़ी कम पता होंगी? क्योंकि आप लोग, आपका परिवार बिल्कुल जो है बंसीलाल जी का परिवार हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार हो या देवीलाल परिवार हो, इनके टच में रहा है। क्या मानते हैं आप, किस प्रकार से उन लोगों ने काम किया? कोई पुरानी यादें आपको याद हो? चौधरी बंसीलाल से हम सबसे ज़्यादा अटैच रहे हैं। उनका हमारा काफ़ी घर तक आना जाना था। आज भी पूरे परिवार से हमारे संबंध हैं। और चौधरी बंसीलाल जो हमेशा राजनीति में हरियाणा के बारे में सोचते थे, मैं लोगों का भला कैसे करूं, मैं हरियाणा के लिए क्या कर सकता हूं ज़्यादा से ज़्यादा।
और उनको ये भी मलाल था कि 96 में बीजेपी के साथ उनका सरकार आई थी तो वो उतना काम नहीं कर पाए जो उन्होंने अपने टाइम में जब इंडिपेंडेंट वो मुख्यमंत्री थे जो हरियाणा के लिए काम किया था। उनको मलाल रहता था हमेशा कि मुझे पब्लिक ने मौका दिया, 3.5 साल मेरी सरकार रही, लेकिन मैं उस हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाया और काम नहीं कर पाया। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को भी आपने देखा था, उनके साथ भी जो है आपने काम भी किया, उनके साथ मुलाकात भी आपकी थी। उनके काम को क्या देखती हो आप, और उनकी जो कार्य थे, कौन कौन से कार्य थे, उनको कैसे आपने याद रखा हुआ है, कैसी कैसी बातें थी जो आपको याद हो? सुरेंद्र सिंह भी अपनी जबान के बड़े धनी व्यक्ति थे। जो काम करने का होता था तो वो एकदम यस करते थे और उस काम को करते थे। और उनसे मेरा पर्सनल भी कई बार हमने जैसे काम बोले तो क्विक काम करके और टेलीफोन करके बताते थे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और कभी भी वो नौकरियों में, ट्रांसफर्स में कभी उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। अपने बस हेल्प, जैसे कैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ वही सोच के आदमी थे, हेल्प करते थे। राजनेता तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, और अब जो है सागवान साहब रिटायर हो चुके हैं, बताया जा रहा है मन जो है उनका भी राजनीति में आने का है, क्या कहेंगी आप? हाँ, हम सोशल सेवा वैसे अब भी करते हैं। जो हमसे हेल्प होती है, कोई किसी बच्चे को एजुकेशन में कोई कोई हेल्प की ज़रूरत है वो भी हम हेल्प करते हैं। किसी बच्चे को, खिलाड़ियों को किसी तरह की ज़रूरत होती है वो भी हेल्प करते हैं। किसी को ब्याह शादी में कोई ज़रूरत हो, कोई हारी बीमारी में कोई ज़रूरत हो और हमसे कोई हेल्प के लिए आ गया, हम किसी को मना नहीं करते। जो हमसे हो पाता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। और सांगवान साहब बहुत सोशल आदमी हैं। वो हर छोटा बड़ा कोई भी इंसान उनको ये बोल दे कि मेरे साथ वहाँ चलना है, ये काम है, वो किसी को भी किसी तरह की ना नहीं करते और सबकी हेल्प करने को तत्पर रहते हैं। राजनीति की बात करें तो अब राजनीति में आने का मन बना रहे हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि हम बाढ़ हल्के के लोगों का भाई हम सेवा करें, क्योंकि उस विधानसभा में हमारा गांव आता है। हम चंदेनी गांव से बिलोंग करते हैं। सांगवान साहब के फादर एक किसान थे और रिटायर्ड फौजी थे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो सतप्रकाश सांगवान ये चाहते हैं मैं अपने इलाके के लोगों की मैं भाई पॉलिटिक्स में आके सेवा करूं, हेल्प करूं। कैसी हेल्प वो करना चाहते हैं, चुनाव लड़ करके, या फिर जिस प्रकार से आपने बताया कि मददगार तो बेशक से हैं सत्यप्रकाश जी, तो अब राजनीति के अंदर जब पैर रखेंगे तो किस पार्टी के साथ जुड़ करके रखेंगे? और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, राजनीति के अंदर जिस प्रकार से लोग आ जाते हैं, आपने भी बहुत सारे राजनीतिक देखे होंगे, लेकिन वो नेता बनने के बाद केवल चंडीगढ़ में ही बैठ जाते हैं या दिल्ली में जा कर के बैठ जाते हैं, आपका नजरिया क्या कहता है? हम अगर हमारे को मौका दिया, हम सबसे पहले तो हम चौधरी बंसीलाल जी से जुड़े रहे। जब तक वो जिंदा थे हम उन्हीं के साथ रहे। उसके बाद हम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से जुड़े। फिर उसके बाद हुड्डा साहब आज के दिन कांग्रेस में हैं, इसलिए हम कांग्रेस से टिकट चाहेंगे और लोगों के बीच में रह के हम सेवा करना चाहेंगे। हमारा भिवाड़ी में भी घर है, चंदानी गांव में भी हमारा घर है। तो भाई हफ्ते में कम से कम हम ये चाहेंगे कि 4 दिन हम लोगों के बीच में रह के अपना काम करें, क्योंकि दिल्ली में हम 1984 से रहते हैं तो वहाँ पे भी हमारे बहुत काम होते हैं। तो 3 दिन हम भाई दिल्ली में रह के अपना काम करें और लोगों की सेवा करें। मैं जानना चाहता हूँ वो खूबसूरत पल जो आपको याद हो बंसीलाल जी के साथ बिताए हुए, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार के साथ बिताए हुए, या चौधरी देवीलाल जी के परिवार के साथ बिताए हुए, ऐसे कुछ पल मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहन जी, किस प्रकार से आप लोगों को वो पल याद है, वो खिलखिलाहट याद है, किस प्रकार से आप लोग काम किया करते थे, क्योंकि काफ़ी नज़दीकियाँ आप दोनों के परिवारों में रही है।
चौधरी बंसीलाल जी सांगवान साहब को समझ लो अपना तीसरा बेटा मानते थे। जब तक वो जिंदा रहे डेली उनसे मिलने जाते थे सांगवान साहब। अगर रात को चौधरी बंसीलाल जी ने याद कर लिया तो वो तुरंत बाबूजी के पास पहुंच जाते थे। सत्यप्रकाश सांगवान जी चौधरी बंसीलाल जी को बाबूजी से बुलाते थे और वो उनको छोटा सांगवान कह के बुलाते थे। और जब भी मैं भी कभी जाती थी तो वो जो अतिथि सत्कार चौधरी बंसीलाल जी हमेशा फ्रिज में रसगुल्ले रखते थे। वो रसगुल्ले खिला के अतिथि सत्कार करते थे। आम जनता की भी वो सेवा करते होंगे, आम जनता से मुलाकात करते होंगे, उनका किस प्रकार से सत्कार करते हैं? जैसे आपने बताया कि फ्रिज के अंदर रसगुल्ले रखते थे, ठंडे ठंडे रसगुल्ले जो है खिलाया करते थे, उनका मन करता था मीठा खिला करके सत्कार करने का। हाँ, वो जो भी लोग हरियाणा के मिलने जाते थे उनके अपने उसको गनमैन वगैरह को और कुक को बोलते थे कि भाई कोई भी मेरे घर से बिना चाय और पानी के नहीं जाएगा, और उनको भी वो रसगुल्ले खिलाते थे। उनको अच्छा लगता था रसगुल्ला खिलाना, उनकी फेवरेट मिठाई थी रसगुल्ला अच्छा। चौधरी बंसीलाल जी। अच्छा, मतलब मीठा रसगुल्ला खिला करके वो मतलब लोगों का सत्कार करते थे। भिवानी के लोगों को ज़्यादा चाहते होंगे क्योंकि भिवानी से संबंध रखते थे। जब चंडीगढ़ में लोग काम करवाने के लिए जाते होंगे या कोई किसी भी मामले की कोई जानकारी के लिए या एप्लीकेशन देने के लिए जाते होंगे तो ज़रूर वो उनसे मिला करते होंगे। तो तब कैसे वो मुलाकात करते थे उनसे? चौधरी बंसीलाल जी की एक खासियत थी, वो पूरे हरियाणा को सेम रखते थे। भिवानी में थोड़ा ये था कि भाई मैं इस ज़िले में पैदा हुआ हूँ, मेरा गोलागढ़ गांव है, थोड़ा सा 21 ही भिवानी के लोगों को करना चाहते थे, लेकिन वो ना हमेशा पूरे हरियाणा को सेम रखना चाहते थे। मैं पूरी स्टेट के लिए काम करूँ, उनकी ऐसी सोच थी। आपको कौन सा उनका ऐसा काम याद आता है जो उन्होंने लीक से हट करके किया ताकि पूरी प्रदेश की जनता को जो है अच्छा लगे, पूरी प्रदेश की जनता जो है वो सुखमय हो, निरोगी हो? जिस प्रकार से कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि इमरजेंसी का जो समय था वो बड़ा ही खतरनाक और घातक समय है, जिस प्रकार से लोग बताते हैं। खैर हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। कैसा समय है, आपने भी देखा हाँ, होगा। वो इमरजेंसी का समय मुझे भी याद है। वो तब ये भी नारे लगते थे कि भाई नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा और संजय बंसीलाल। लेकिन वो गलत बात थी। वो हिदायत तो दी थी कि भाई जिसके दो दो बच्चे हों उसी की करना, जिसके 3 बच्चे उसी की नसबंदी करना। लेकिन प्रशासन ने उस टाइम नसबंदी के केस ज़्यादा बनाने के लिए और दिखाने के लिए कुछ गलत लोगों को भी नसबंदी कर दी थी। उससे लोगों में रोष था और इस बात को चौधरी बंसीलाल भी ने कई बार हमारे सामने जिक्र किया कि भाई मैंने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था कि तुम कोई गलत करना, जिसके 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो सिर्फ उनकी नसबंदी करना। तो प्रशासन ने उस टाइम कुछ गलत लोगों के गलत कर दिया था लोगों के साथ, इसलिए फिर उनकी बदनामी हुई थी। लेकिन वो अच्छे प्रशासक थे और कई बार राजनीति में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल उनको देखो तो वो बहुत अच्छे प्रशासक थे, बहुत डिसिप्लिन वाले थे, ईमानदार मुख्यमंत्री थे। और जो हमारा दादरी का एरिया है वहाँ पे गेहूँ पैदा नहीं होते थे, वो उस टाइम सिंचाई लाई। आज हमारे दादरी साइड गेहूँ चावल सब पैदा होता है, वो सब चौधरी बंसीलाल जी की देन है, बिजली और पानी। एक जो राजनेताओं को आप लगातार देखती आ रही हैं आज के समय के अंदर, आज के समय में आपको सबसे अच्छा राजनेता वर्तमान समय में कौन सा लगता है जो उसके काम को देख करके आप चाहेंगी कि वो इस तरह के काम जो है अगर आप भी राजनीति में आओ तो आप भी करो ताकि प्रदेश में देश में आपका नाम भी हो? आज के दिन तो जैसे हरियाणा के लिए मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बोलूँगी। वो 36 बिरादरी के नेता हैं और चौधरी बंसीलाल जी के बाद हरियाणा में काम उन्होंने काफ़ी किया है। हमारे जो
कनेक्टिविटी है एक शहर से दूसरे शहर की जाने की, वो बहुत अच्छी की है। तो उसके बाद मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मानती हूँ। अच्छा बहन जी, एक चीज़ और बताइए मुझे आप, जैसे आपकी जो फिलहाल राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का समझौता भी रहा, उसके बाद जो है अचानक सरकार का जो मुख्यमंत्री था वो बदल दिया गया। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि सरकार चलते चलते मुख्यमंत्री बदल दिया हो, समझौता जो है वो टूट गया हो, फिर भी सरकार चल रही है? अब जो है 6 महीने की सरकार अब रह गई वैसे तो। आज जो जेजेपी थी वो जेजेपी ने जो बीजेपी के साथ समझौता किया है वो उसने अपना स्वार्थ निकाला है। भाई दुष्यंत चौटाला 35 इयर्स के डिप्टी सीएम बन गए और जो उन्होंने वायदे करे थे, जब बीजेपी से उनका समझौता नहीं था, इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वो कोई भी वायदा अपना फुलफिल नहीं कर पाए। और बीजेपी ने भी जेजेपी को मतलब छूट दे रखी थी कि भाई तुम हरियाणा में कुछ भी करो। और और जो भी सरकार को खुद ना कह के सरकार दुष्यंत चौटाला से कहलवाती थी, और इस चीज में दुष्यंत चौटाला ने अपना यूज कराया और उसको इतने डिपार्टमेंट मिले हुए थे, उसने खूब पैसा कमाया, लोगों का भला कहाँ किया दुष्यंत चौटाला ने। मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से सरकार का मुखिया जो है वो बदल दिया गया 6 महीने पहले ही, क्या आपने पहले भी कभी ऐसा देखा था कि सरकार चलते चलते हाँ, ये तो हुआ था एक बार चौधरी भजनलाल जी को, और सेंटर में मंत्री बना दिया था चौधरी बंसीलाल जी को, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। ये तो जब पब्लिक से आवाज़ आती है, खट्टर साहब के लिए पब्लिक के से आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सोचा कि मैं मुख्यमंत्री बदल देता हूँ, शायद हरियाणा की पब्लिक में बीजेपी की लिए कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया और मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल से एमपी के इलेक्शन के लिए उतार दिया कि भाई अब तुम सेंटर की राजनीति करो। बाकी तो अब इलेक्शन होगा और उसमें पब्लिक डिसाइड करेगी क्या होगा, उसके बारे में तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पब्लिक क्या करेगी। बिल्कुल, ये तो खैर आने वाला समय ही बता पाएगा कि आने वाले समय के अंदर राजनीति किस तरह से चलती है, लोग जो है किस प्रकार से वोट दे करके किसे अपना मुखिया समझते हैं, किसको एमपी बनाते हैं। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से रमन सागवान जी ने हमें बताया, पुरानी बातों से हमें रूबरू करवाया, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि बंसीलाल जी को ठंडे रसगुल्ले जो है वो ज़्यादा पसंद थे, वो अतिथि सत्कार के दौरान जब भी कोई उनसे मिलने आता था तो उसको मीठे मीठे ठंडे ठंडे रसगुल्ले खिला करके उसका अतिथि स्वीकार करते थे, अतिथि सत्कार करते थे, ताकि वो खुशी खुशी अपने घर जाए, और उसके खूब काम भी करते थे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।